जब भी आप ग्राउंड लेवल पर जाओ तो किन किन चीज़ों का अभाव आपने जो हल्के के अंदर है वो नजर आवा है? सिंचाई का पानी, पीने का पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य और अच्छे बीज की कमी। हमारी एक भी सड़क कच्ची नहीं छोड़ी। हम और विधानसभाओं के मुकाबले में हम काफ़ी संतुष्ट हैं। हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई। किसी को आई होगी तो अपना विरोध भी करेगा, किसी को नहीं आएगी समर्थन भी करेगा। कुछ लोग कनेक्टेड लोग भी हैं किसी पार्टी से, थोड़ा सा वो भी इसमें पार्ट प्ले कर लेते होंगे। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे यहाँ सब शांति है। दूसरे कैंडिडेट भी मैदान में हैं, अपने वाले कैंडिडेट को आप किस तरह से मजबूत उनके मुकाबले देख? ये यहीं रहते, सिरसा में इनका घर है। दोष देने के लिए, आप धन्यवाद करने के लिए, आप उल्हाड़ा देने के लिए, आप काम बताने के लिए जा सकते। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी दूर हैं। बाकी जो छोटी पार्टियों की बात करते हैं उनके उम्मीदवारों को तो मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। INLD का यहाँ इस बार, पिछली बार 65-67 हज़ार वोट विधानसभा में लेके गई थी वो, पर इस बार पूरे विधानसभा में 17-18 हज़ार से ऊपर दिखाई नहीं देता है। शायद उन्होंने सरेंडर कर दिया है या कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग की होगी, पर मुझे 17-18 हज़ार से ऊपर दिखाई नहीं देता है। उनका वोट बैंक खिसक गया है यहाँ। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। आज ऐलनाबाद के गाँव में हाँ, जब ऐलनाबाद का ही जिक्र आ गया तो मेरे हिसाब से गांव का नाम लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐलनाबाद के ही साथ में सारे के सारे गांव जुड़े हैं। मीनू बेनीवाल जी हमारे साथ में है। मेरे हिसाब से कैमरा का सामना बहुत कम आए हैं और आज बात करने का मौका मिला। सबसे पहले तो राम राम जी। राम 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 राम। किस तरह का माहौल ऐलनाबाद में है और उसके बाद में सिरसा की ज़रूर बताइए। आखिरी गांव है ऐलनाबाद का, ये देखो टेल का गांव है, देख लो कैसा माहौल है। छोटा सा गांव है, बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा समर्थन मिल रहा है, सब लोग साथ हैं। अभी देखो वर्तमान सरपंच है, भूतपूर्व सरपंच कहीं कहाँ खड़े हैं संदीप जी, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, सारा परिवार की तरह रहते हैं सारे के सारे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सब अच्छा है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस गांव में बिना सरकार में रहते हुए आपके द्वारा करे गए काम एक दो ज़रूर बताओ। बिना सरकार में रहते हुए प्यार किया है मैंने इनको, देखो कैसे हंस रहे हैं। सबसे पहले ये किया है मैंने, प्यार बांटा आपस में, स्नेह हुआ है हमारा आपस में। और लाइब्रेरी बनाई हमने, और जहाँ जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है काम करते ही रहते हैं यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। जब मैं आपके आने से पहला बाइट ले रहा था, कुछ युवा साथी मेरे साथ में बात कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे जिम की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि जिम की सबसे पहली प्राथमिकता उनकी थी। बिल्डिंग की कमी थी। अभी ये बिल्डिंग भी हमने उधार की बिल्डिंग में लाइब्रेरी बनाई है, बड़ी मुश्किल से हो पाई। और सबसे बड़ी बात ये देखो ना कि पहले होता क्या है कि पहले गांव के लोग कस्बे में पढ़ने जाते हैं, ये छोटा गांव है और यहाँ बड़े गांव के लोग पढ़ने आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब व्यवस्था कोई होगी, जिम की बिल्डिंग देखते हैं तो उसमें जिम भी करेंगे, व्यायामशाला ही ले आएंगे पूरी की पूरी। जब भी आप ग्राउंड लेवल पर जाओ तो किन किन चीज़ों का अभाव आपने जो हल्के के अंदर है वो नज़र आवा है? सिंचाई का पानी, पीने का पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य और अच्छे बीज की कमी है। जब आप सरकार से बाहर रहते हुए भी समाज सेवा कर रहे थे तो आपका दिमाग में इस तरह की क्यों आई कि हमने सरकार के साथ में जाना चाहिए, या फिर कोई और बड़ा प्लान दिमाग में? नहीं, सरकार के साथ नहीं जाना चाहिए। मेरे संबंध सब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले से ही रहे हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव नहीं था। अब राजनीति में हैं तो राजनीति की बात करते हैं, पहले राजनीति की बात नहीं करते थे। पहले इस तरह के कभी पार्टीबाजी की और की झंडे वगैरह नहीं लगाते थे हम, लेकिन संबंध मेरे थे, विचारधारा मेरी वही थी। अब पार्टी में तो पार्टी की बात करते हैं। पार्टी में रहकर आप देखने भी लग रहे हो कि कई जगह विरोध भी देखने को मिला है। हाँ, सेंटिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें? एक घर में 10 तरह के लोग होते हैं, किसी के विचार नहीं मिलते तो बेचारा वो विरोध भी करता है। आप किसी को दबा तो सकते नहीं हो, ये तो विचारों की लड़ाई है, सेंटिमेंट्स हैं। किसी के सेंटिमेंट्स नहीं मिलते। मैं तो ऐलनाबाद की जानता हूँ। ऐलनाबाद में जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो प्रो किसान काम किए हैं। हमें तो कोई असुविधा नहीं हुई, तो हमारी एक भी सड़क कच्ची नहीं छोड़ी। हमें खाड़े नालों में सपोर्ट मिली है, हमारे सारे माइनर की उन्होंने ग्रांट दी है। हमारा शेरावाली का मेन जो है वो भी हमारी टेंडर कर दिया है। हमारी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमें हमेशा साथ मिला है। हमारे सारे हॉस्पिटल मॉडिफाइड हैं। हम और विधानसभाओं के मुकाबले में हम
काफ़ी संतुष्ट हैं। हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई। किसी को आई होगी तो अपना विरोध भी करेगा, किसी को नहीं आएगी समर्थन भी करेगा। कुछ लोग कनेक्टेड लोग भी हैं किसी पार्टी से, थोड़ा सा वो भी इसमें पार्ट प्ले कर लेते होंगे। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे यहाँ सब शांति है। दूसरे कैंडिडेट भी मैदान में हैं, अपने वाले कैंडिडेट को आप किस तरह से मजबूत उनके मुकाबले देखते हो? ये यहीं रहते हैं, सिरसा में इनका घर है। आप दोष देने के लिए, आप धन्यवाद करने के लिए, आप उल्हाड़ा देने के लिए, आप काम बताने के लिए जा सकते हो। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी दूर हैं। बाकी जो छोटी पार्टियों की बात करते हैं उनके उम्मीदवारों को तो मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि INLD के संदीप लोट नाम के एक व्यक्ति खड़े हैं। हालांकि उनके पिता से मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन INLD का यहाँ इस बार, पिछली बार 65-67 हज़ार वोट विधानसभा में लेके गई थी वो, पर इस बार पूरे विधानसभा में 17-18 हज़ार से ऊपर दिखाई नहीं देता है। शायद उन्होंने सरेंडर कर दिया है या कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग की होगी, पर मुझे 17-18 हज़ार से ऊपर दिखाई नहीं देता है। उनका वोट बैंक खिसक गया है यहाँ पे। दूसरा बहन शैलजा जी हैं। शैलजा जी बड़ी नेता है पर यहाँ आई नहीं है। नेता का बड़ा होना और लोगों के बीच में रहना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। 25 साल 26 साल पहले वो आई थी। अब उसके बाद में तो जो 24 साल का आदमी था, 18 साल का जो वोट बना था, वो आज 25 और 18 मिलकर 43 साल का हो चुका होगा। जो बच्चा पैदा हुआ था वो 2-3 बार अपना वोट सरपंची में, पंची में, जिला परिषद में डाल चुका होगा। मैंने कहीं उनका पत्थर नहीं देखा। ससम्मान ये बात कहता हूँ कि मैंने उनका कहीं पत्थर नहीं देखा। मैंने उनकी सिरसा में कोई विजिट नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएंगे कि रजपुरिया सानी गांव कहाँ पे है। मैं इसलिए अशोक तंवर थोड़े एक्टिव हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो प्रो जो वंचित लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक है, ट्रांसपेरेंसी है, रिश्वतखोरी की थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाती हैं इसमें। नौकरी जो है योग्यता के आधार पर दी जा रही है। गरीब आदमी को, अंतिम व्यक्ति को राशन, और जो वंचित आदमी हैं उनको घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। और आजकल तो हालात ये है कि अंतिम और प्रथम सारे एक ही हो गए। अब तो हर घर में राशन मोदी जी की गारंटी के थ्रू आ ही रहा है। आयुष्मान कार्ड, काफ़ी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने की हैं। तो टिकट बीजेपी की और उस पर अशोक तंवर अगर हैं तो क्योंकि वो सिरसा में रहते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो है, बड़ी अजीब सी बात है कि किसी भी आदमी की रिहाइश सिरसा में नहीं है जो बाकी लोग खड़े हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो जनता के बीच में तभी निकल का हुआ है कि काफ़ी सारी पार्टियां अशोक तंवर ने बदली हैं, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिला। पार्टियां बदली हैं। कभी कभी आदमी राजनीतिक रूप से एडजस्ट नहीं हो पाता है तो पार्टी बदल लेता है। किसने पार्टी नहीं बदली? आप मुझे उस नेता का नाम बताओ। आंकड़ा कम या ज़्यादा का हो सकता है? नहीं, कम ज़्यादा का नहीं हो सकता। मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, चौधरी देवीलाल जी हमारे सबसे बड़े यहाँ क्षेत्र के नेता रहे हैं। पूजनीय भी हैं, आदरणीय भी हैं, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। परंतु वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे। 1938 में पहली टिकट जो थी MLC की, उनको कांग्रेस की मिली थी। 24 साल की उम्र थी तो कैंसिल हो गया था उनका, जो साबराम जी चुनाव लड़े थे। बाद में भी कांग्रेस में थे वो, फिर टिकट नहीं मिली थी तो उसके बाद उनका सफ़र लंबा रहा। उन्होंने जनता पार्टी में काम किया, जनता दल में काम किया, समता पार्टी में काम किया, INLD में काम किया, दमकीपा में काम किया। तो नेता का अपना रसूख और अपना स्थान देखना पड़ता है उसको कि उसको किसके साथ काम करना है। पार्टियां तो कोई खास बात नहीं। आजकल राजनीति में पार्टी नेता जल्दी से बदल ही लेते हैं, कोई खास बात। जैसे ही मैं यही बात कहूँगा कि जैसे ही यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार आपका बनकर निकलेगा तो सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी कि इस काम को हम सबसे पहले निपटाएंगे? कोई भी उम्मीदवार नहीं निकलेगा, अशोक तंवर चुनाव जीतेंगे यहाँ से। आप माहौल पिछले 3 दिन का देख रहे होगे, क्योंकि शोर मचाने से वोट नहीं मिलते। जब आप प्यार करने से वोट मिलते हैं, जनता का सम्मान करने से मिलते हैं, उनके बीच में रहने से मिलते हैं, उनकी बात सुनने से मिलते हैं। इस तरह से नहीं मिलते हैं हवाई में वोट। उनके पास संगठन नहीं है, कुछ और नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। बीजेपी का तो बहुत बड़ा कैडर है। तो चुनाव तो अशोक तंवर ही जीतेंगे, और अशोक तंवर अगर चुनाव जीतेंगे तो मैं उनसे वादा ले चुका हूँ कि उनके पहले जो पैसे हैं
उनमें से आधे मैं इलाहाबाद में जो खाड़े स्पेशली खाड़ों के लिए लूँगा, मैं हमारे हल्के में खाड़े बनाएंगे वो, ये मैं उनसे वादा ले चुका हूँ। अगर आप ऑल ओवर हरियाणा की बात करें 10 की 10 सीटें आएंगी, 10 की 10 आएंगी, और 2 तारीख को मैं आपको टेलीफोन पे पूछूंगा, आप भी कहोगे 10 की 10 आएंगी। तो इतना यकीन भाजपा के कामों पे है, चारों पे है, या फिर मोदी पे है? नेचुरल सी बात है, मोदी जी तो फिर मोदी जी हैं ही, हर गरीब के दिल में बसते हैं, जनता के नेता हैं वो, कोई एक पार्टी के नेता नहीं है, वो भारत के जनमानस के नेता हैं। 9.5 साल में जिस आदमी ने एक भी छुट्टी नहीं ली, 9.5 साल में जो आदमी 19 घंटे काम करता है, इतने बड़े बड़े फैसले जिसको लेने से लोग हिचकिचाते थे, उन फैसलों को उन्होंने लिया है। 370 उन्होंने किया है, CAA है, राम मंदिर है, कितनी बड़ी बड़ी बातें थी। कोई बोला कि आवाज़ उठाई किसी ने? हौसला चाहिए इसके लिए, उन्होंने उसमें हौसला है, जज्बा है और देश के लिए प्यार है, तो नेचुरली वो तो है ही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बूथ लेवल तक काम करता है, नीचे तक काम करता है, अंतिम व्यक्ति तक जाता है, उनका संगठनात्मक ढांचा बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता के दम पे और बीजेपी की नीतियों पे और मोदी जी के नाम से 100% अशोक तंवर चुनाव जीते हैं। इस टाइम पे मोदी जी के जो प्रोग्राम हैं वो हरियाणा के अंदर शुरू हो गए हैं, तो इससे पहले और इसके बाद में कितने वोट परसेंटेज पे असर आप मानते हैं? ऐसा कैलकुलेशन मैंने किया नहीं, क्योंकि वोट परसेंटेज पे तो आज भी मोदी जी का ही असर है। जो ये लोग जो वोट दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मोदी जी के नाम से ही चल रहा है चुनाव। कुछों के दिमाग में सस्पेंस होगा, तो आपको लगता है कि कितना दूर होने वाला है वो? काफ़ी हद तक अगर कोई भोला शाना होगा तो नेचुरल उसको फ़र्क पड़ेगा, उनकी बात सुन के, उनकी आवाज़ सुन के, उनके विचार सुन के। बड़े नेताओं का फ़र्क तो पड़ता है हमेशा। अगर आवाज़ का और बात का फ़र्क ना पड़ता तो कहाँ ज़रूरत थी फिर पब्लिक में जाने की? फिर तो घर बैठे रहते, नाम बता देते और बात बन जाती। अपने विचार बताने से फ़र्क तो पड़ता है, वो आएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इलाहाबाद की जनता और सिरसा की जनता के लिए कुछ आपके भी विचार जो शायद फ़र्क डालें? इलाहाबाद की जनता नहीं है और इलाहाबाद की ना सिरसा की जनता है, इलाहाबाद में हमारे साथी हैं। हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, ना हमारा कोई समर्थक है, ना कोई कार्यकर्ता, ना जनता। हम साथियों के साथ चलते हैं और साथियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई इनको मैसेज नहीं देना चाहते, हमारा मैसेज अपने आप कम्युनिकेट हुआ है। हम भाइयों की तरह रहते हैं, सबको पता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं। ना हमारे को जातिवादी है, ना हमारा कोई कास्ट कॉम्बिनेशन है, ना हम कुछ और व्यवस्था सोचते हैं, सब एक साथ रहते हैं। हम तो आंखों के इशारे समझते हैं कि करना क्या है। तो ऐसा कोई संदेश नहीं, सबको पता है कि मोदी जी को तीसरी बार लाने के लिए अशोक तंवर को जिताना है। थैंक यू। आप कितने के कुछ सहमत हो बेनीवाल जी की विचारात है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।